आज हम बात करते हैं कक्षा 10 में। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 1.2 का। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित जो हमारे पूर्णांक दे रखे हैं इन्हें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें हल करना है। देखते हैं पहला पूर्णांक है हमारा कितना 12। 12 के हम फैक्टर करते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो अब हमारे 12 के फैक्टर क्या हो गए? 12 के फैक्टर हो जाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। जिसे आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। अगली संख्या है हमारी 15। अब हमें 15 के फैक्टर करने हैं। पांच एकम 5। तो आपके जो 15 के फैक्टर आते हैं वो आते हैं 3 गुणा 5। अब आपके पास तीसरी संख्या है 21। अब आप 21 के फैक्टर करते हैं तो ये कितना हो गया? 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो जो हमारे 21 के फैक्टर आते हैं वो आते हैं कितने? 3 गुणा 7। अब हमारा एचसीएफ क्या होता है? हमारा जो एचसीएफ होता है वो होता है जो तीनों में कॉमन हो। और तीनों में कॉमन क्या है आप देखते हैं? 3 तीनों पूर्णांकों में कॉमन है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आता है? 3। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में हम क्या करते हैं? जो कॉमन होता है, जो हमारा एचसीएफ होता है वो लिख लेते हैं। एचसीएफ लिख लिया। अब एचसीएफ को छोड़ के जो और अंक बचते हैं उन अंकों को भी हम लिखते हैं। तो यहां से बचता है हमारा 2 की पावर 2, यहां से बचा हमारा 5 और यहां से बचता है हमारा 7। तो अब हम गुणा करते हैं। 2 दूनी 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7 तो 6 सत्ते 42, 420। ये हमारा आता है एलसीएम। प्रश्न थर्ड का हमारा पहला पार्ट हल हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 17, 23 और 29 इन्होंने अभाज्य गुणनखंड मांगे हैं। ये पूर्णांक ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड के रूप में मौजूद हैं। तो आप 17 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 17। इसी प्रकार से 23 को 1 × 23 और 29 को आप लिख सकते हैं 1 × 29। यदि आप एचसीएफ की बात करें तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। तो वहां क्या कॉमन होता है? 1। इसलिए 1 हमें लिखना पड़ा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका एचसीएफ हो गया 1। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम में जो 1 तो तीनों में कॉमन था, 1 तो हम किसी के मल्टीप्लाई में लिखते नहीं है। तो एलसीएम हो गया 17, 23 और 29। अब इन तीनों की जब हम गुणा करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। ये आता है 7 तिया 51, हासिल लगे 5, 7 दूनी 34 और 5 39 गुणा 29। अब 39 की गुणा हम किससे करते हैं? 39 की गुणा करते हैं हम 300 और 351 की गुणा करते हैं 29 से। 391 × 21, 9 में 81, हासिल लगे 8, 9 तिया 27 और 8 35, 2 9 दूनी 18, 1 7, 9 3, 8 5 13, 7 3 और 11। ये हमारा आता है 11 33 9, मतलब 11,339। ये हमारा सेकंड पार्ट
समाप्त होता है। बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? इन्होंने कहा है 8, पहली हमारी संख्या क्या है? 8 है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ये फर्स्ट था, और हम बात कर रहे हैं किसकी? थर्ड क्वेश्चन की। पहला हमारी पूर्णांक है 8, हम 8 के फैक्टर करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो 8 के जो हम फैक्टर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। दूसरी संख्या है हमारी कितनी? 9। अब हम 9 के फैक्टर करते हैं, 3 तिया 9, 3 एकन 3। तो 9 के फैक्टर जब हम करते हैं तो वो कितना आता है? 3 गुणा 3। तीसरी संख्या है हमारी 25, जिसके हम फैक्टर करते हैं तो कितना आता है? 5 25, 5 एकन 5, 5 गुणा 5। अब आप देखते हैं हमारा जो हम एचसीएफ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों में आप देखते हैं 2 इन दोनों में नहीं है, 3 इन दोनों में नहीं है और 5 इन दोनों में नहीं है। तीनों में हमारी कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है। जब तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो उसका एचसीएफ होता है 1। याद रखें, उसका एचसीएफ कितना होता है? 1। अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में तो जो अंक बचते हैं वो हम लेते हैं। तो ये कितना बचा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे और 5 25, 25 अट्ठे 200, 200 नेमा, ये हो गया आपका कितना? 1800। ये हमारा एलसीएम आता है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। इन्होंने हमें 2 संख्याएं हैं, 306 और 657। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब एलसीएम और फैक्टर विधि से भी निकाल सकते थे, लेकिन जब एचसीएफ दे रखा हो और 2 संख्याएं दे रखी हो, तब आपको एक फॉर्मूला होता है जो याद होना चाहिए। वो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कराया है। तो वो था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब आप खुद देख सकते हैं, दोनों संख्याएं दे रखी है, उनकी गुणा कर देंगे। एचसीएफ हमें दे रखा है और एलसीएम इन्होंने कहा कि आप निकालिए। तो आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा आपका किन 2 संख्याओं का निकालना है? 306 और 657 का जो एलसीएम होगा वो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं हैं हमारी 306 और 657 वटे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 306, 657। अब आप देख रहे हैं कि 306 गुणा 657, एचसीएफ हमें दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ हमारा है कितना? 9। अब 9 से हम एक संख्या को भाग दे देते हैं, 9 सत्ते 63, बचते हैं 2 और ये 9 तिया 27। 73 की गुणा करते हैं तो ये आ जाता है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया 306 और 657 का। यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां।
इन्होंने कहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या n के लिए हमें सिद्ध करना है जो हमारी 6 की पावर n है उसका जो अंक है वो 0 पे समाप्त नहीं होता है। कहने की बात है कि उस संख्या का जो अंतिम अंक है वो 0 पे समाप्त नहीं होता है, ये हमें सिद्ध करना है। सपोज करो 6 की पावर n 0 पे समाप्त होती है। यदि ये 0 पे समाप्त होती तो जो संख्या, जैसे सपोज करो आपका 70 ही है, अगर ये 0 पे समाप्त हो रहा है कोई भी संख्या, वो 10 से विभाज्य होती है। और जो संख्या 10 से विभाज्य होती है वो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य होती है। ठीक है, तो बस हमें थोड़ा सा यही ध्यान रखना है। और जैसे 6 की पावर n है हमारी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर n, तो 2 की पावर n और 3 की पावर n। आप n का मान कुछ भी रख लो, 6 की पावर का जो n की वैल्यू आएगी वो 2 और 3 की पावर में आएगी, या तो संख्या 2 से कटेगी और 3 से विभाजित होगी। ये संख्या n का कोई भी मान रख दो 5 से विभाजित नहीं होगी, और जो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी तो वो संख्या 10 से भी विभाज्य नहीं होती है, और जो संख्या 10 से विभाज्य नहीं होती है उसका अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता है। इतना हमें याद रखना है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो हम सोल्व किस हिसाब से करते हैं इतना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। हम लिखते हैं जो संख्या या वह संख्या जिसका अंतिम अंक शून्य होता है वह संख्या पांच से विभाज्य होती है। वो संख्या किससे विभाज्य होती है, 5 से विभाज्य होती है। 6 की पावर n, इसे लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 3 की पावर n, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, किसी भी या हम लिखेंगे 6 की पावर n, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए पांच से विभाज्य नहीं है। और 6 की पावर n यदि 5 से विभाज्य नहीं है तब संख्या का अंतिम अंक 0 नहीं होगा। अतः 6 की पावर n अंतिम अंक 0 नहीं होगा, क्योंकि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा वो 5 से विभाज्य जरूर होता है, और हमने कह दिया n के किसी भी मान के लिए 5 से विभाज्य नहीं है। अतः 6 की पावर n का जो अंतिम अंक है वो 0 नहीं होगा। ये आपका सवाल इस प्रकार से ही समाप्त होता है। यदि हम इसे दूसरे प्रकार से भी करना चाहें तो हम इसे दूसरे प्रकार से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा छठा। इन्होंने कहा है कि व्याख्या करनी है, हमें व्याख्या करनी है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये दो भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये हमें बताना है। अब भाज्य संख्या की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी
अंगणितीय आधारभूत प्रमेय में। उन्होंने स्पष्ट किया था प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जाती है, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जाती है। इसी हिसाब से सवाल को हम सॉल्व करेंगे। 11 गुणा 13 प्लस 13। आप देखते हैं 13 दोनों में कॉमन है, हमने 13 कॉमन ले लिया, कितना बचा 7 गुणा 11 प्लस 1। 13 गुणा 11 सत्ते 77 प्लस 1 13 गुणा 78। यदि आप 78 के फैक्टर करना चाहते हैं तो आप 78 के फैक्टर कर सकते हैं। 39 3 और 13, तो 78 के फैक्टर आते हैं 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब आप खुद देखिएगा ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, गुणनफल के रूप में लिखी हुई हैं। हाँ, गुणनफल के रूप में लिखी हुई है, तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। किससे, अंगणितीय आधारभूत प्रमेय से। तो हम लिखेंगे भाज्य संख्या है क्योंकि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जाती है। या बच्चा ये लिख सकता है संख्या भाज्य है अंगणितीय आधारभूत प्रमेय से, ये बात भी इसमें चल जाएगी। इसी के साथ इसका जो सेकंड पार्ट है वो बच्चे स्वयं हल करेंगे और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है।